अब हम चाइना में तेजी से फैल रहे लेटेस्ट न्यूज के बारे में सुनते हैं, जहां टॉप 4 वॉरियर में से पहले पर जियांग था और फोर्थ पर फैंग। ये देखकर लोग कमेंट करते हुए कहते हैं, इन स्कूल के बच्चों ने तो दूसरों की जानें ली है, ये हमारे सोसाइटी के लिए अच्छे कैसे हो सकते हैं। तब स्कूल के मैनेजर को सामने आते हुए क्लियर करना पड़ता है, जिन लोगों को वॉरियर ने मारा है वो लोग दूध के धुले नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ न कुछ गलत काम जरूर किए थे। ये न्यूज फैंग की फैमिली भी देख रही थी। उसकी बहन फैंग को कॉल करके पूछती है, क्या तुम एक मर्डरर हो? तब फैंग कहता है, क्या हुआ और तुम डरी हुई क्यों हो? जिसपे वो पूछती है, तुमने सिर्फ बुरे लोगों को ही मारा है ना? ये सुनकर फैंग हाँ में जवाब देता है। तब युवान हंसते हुए कहती है, मुझे पता था तुम सिर्फ बुरे लोगों को ही मार सकते हो, तुम बस इंतजार करो उस पल का जब मैं वॉरियर बन जाऊंगी, उसके बाद हम दोनों मिलकर लोगों को मारेंगे। युवान की बात सुनकर फैंग मनी मन सोचता है, मुझे लगा था इसे मेरी सेफ्टी की चिंता है। फिर वो कहता है, फालतू की चीजें सोचने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, और ये बताओ तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? तब वो कहती है, अच्छा गया, मगर मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एग्जाम 17 तक खत्म हो जाए। वैसे क्या तुम घर आओगे? तब वो कहता है, नहीं। तब वो कहता है, मैं ट्राई करता हूँ और हम मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये सुनकर युवान खुश होते हुए पूछती है, क्या है? अब सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं, जहाँ वो दूसरे कंपनी के मैनेजर के साथ डील कर रहा था अपने कंपनी से रिलेटेड। फिर मैनेजर अपना पॉइंट क्लियर करते हुए कहता है, हम आपके कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बात आपको अच्छे से पता होगी। इस कारण से हम कुछ और पॉइंट्स इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल करना चाहते हैं। अगर मान लो तुम्हारे शेयर्स कम हुए और आगे जाकर तुम प्रेसिडेंट नहीं रहे इस कंपनी के, तब हमें बहुत लॉस होगा। इसी कारण से उस टाइम हमें कंपनसेशन चाहिए होगा, इसीलिए हमें उस टाइम इन्वेस्टमेंट का 3 गुना पैसे चाहिए होगा। ये सुनकर फैंग मनी मन सोचता है, क्या ये मजाक कर रहे हैं? इन्हें क्या लगता है मैं अपने ज्यादातर शेयर्स बेच दूंगा? मैंने इस कंपनी को खड़ा करने में बहुत मेहनत किया है। फिर वो डील के लिए हाँ बोल देता है, जिसपे मैनेजर बोलते हैं, ठीक है, फिर हम 30 मिलियन इन्वेस्ट करने को रेडी है और 30% तुम्हारे कंपनी के शेयर्स भी खरीदने को रेडी है। तब फैंग कहता है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप वो 30 मिलियन आज ही ट्रांसफर कर दे, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। देखते ही देखते मैनेजर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और फैंग के पास टोटल 27.6 मिलियन पैसे आ जाते हैं। ये देखकर वो सोचने लगता है, 2.4 मिलियन टैक्स लग गया, क्या निर्मला सीतारमन ने भी चाइना पर कब्जा कर लिया है? फिर वो फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर खुश होने लगता है और मैनेजर को थैंक्स बोलता है इस डील के लिए। फिर वो सोचने लगता है, अब मुझे अच्छे से पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इधर किन अभी भी फैंग की तलाश कर रहा था और गुस्से में था कि ये हमारे से ज्यादा पैसे कैसे चार्ज कर सकता है। ये देखकर बेचारा फैंग छुप जाता है। अब हम फैंग, उसके साथी और कुछ सीनियर्स को देखते हैं, जहाँ वो कहते हैं, फैंग हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। जिस पे फैंग कहता है, ये सब तो सरीना के कारण से हुआ है। तब सरीना कहती है, फालतू का टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, मेरे पास टोटल 15 स्टूडेंट है, मगर अभी यहाँ पर सिर्फ 7 हैं। मैं बोलना चाहती हूँ कि तुम सब ध्यान रखना, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे और अगली बार यहाँ पर एक भी स्टूडेंट खड़ा नहीं होगा। हम कुछ ही दिनों में लेवल 4 वॉरियर बनने वाले हैं और बाकी सब लेवल 3 पर है। यूमे, लुई और फैंग, तुम तीनों एक बार भी कैटाकॉम नहीं गए, इसलिए एक बात ध्यान में रखो, मरने के बाद कोई भी फ्यूचर नहीं होता, इसीलिए तुम सबको अच्छे से फाइट करना पड़ेगा। मुझे पता है जब तुम स्कूल में होगे तब तुम्हें बहुत से प्रोफेसर ने कहा होगा, एक रियल वॉरियर की तरह फाइट करो और डर के भागने से मना किया होगा, और कैटाकॉम में वो लोग कहेंगे मरते दम तक फाइट करने के लिए। मैं कुछ स्टूपिड चीज तुम सबको कहना चाहती हूँ, फैंग तुम्हारी लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तुम्हें सिर्फ अपने टीममेट्स का ध्यान रखना है। अगर तुम्हारे पास जीतने के चांसेस 0 हो तब तुम्हें अपनी जान बचाकर वहां से भागना होगा। यूं में एक बात ध्यान में रखो, अगर फैंग भागना स्टार्ट कर दे तो तुम्हें उससे डबल स्पीड में भागना है। ये सुनकर लुई और यू में हंसने लगती है और फैंग मनी मन सोचता है कि मैं एक वॉरियर हूँ और ये मुझे भागना सिखा रही है। फिर फैंग कहता है, मैं समझ गया और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इन्हें पीछे छोड़ के नहीं आऊंगा। फिर वो सोचता है, सरीना ने आज से पहले ऐसी बातें नहीं की थी, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रही है। फिर सरीना कहती है, ठीक है, अब तुम सब प्रैक्टिस करने जाओ। ये सुनकर सब जाने लगते हैं। तब सरीना फैंग को रुकने को बोलती है। तब फैंग खुश होते हुए पूछता है, मास्टर क्या आपको मुझे कुछ देना है? ये सुनकर सरीना सीरियस होते हुए कहती है, तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, अब सिर्फ 5 ही दिन बचे हुए हैं, तुम्हें 20 जून को कैटाकॉम में जाना है, टैंग इसका लीडर होने वाला है। ये सुनकर फैंग पूछता है, मगर टैंग लीडर क्यों? तब सरीना कहती है, टैंग अभी लेवल 6 पर है, माना उसके पास दिमाग नहीं है, मगर वो ही तुम सबको प्रोटेक्ट कर सकता है, ये तुम्हारे लिए है, इसे मेरे डैड ने दिया था, इसके अंदर
अंदर उनकी एक फोटो भी है। वो मिसिंग हो गए थे कैटाकॉम्ब में लास्ट ईयर। अगर तुम्हें वो दिखे तो उनसे हेल्प मांग सकते हो। तब फैंग उनसे पूछता है उनका लेवल क्या है। तब सरीना कहती है वो पीक लेवल 7 पर है। ये सुनकर फैंग सोचता है पीक लेवल 7 मतलब वो ग्रैंड मास्टर लेवल पर है। अगर वो मुझे मिल गए तो शायद वो मुझे कुछ दे दे। भाई ये फैंग कितना लालची है, हमेशा कुछ ना कुछ पाने के बारे में सोचने लगता है। फिर सरीना कहती है कि एक बात को ध्यान में रखना, तुम्हें जी को प्रोटेक्ट करना है और यून को अपने साथ लेकर भागना है। अगर तुम भागो तो मिस्टर चैन की 6-7 बेटियां हैं और उनमें से यून भी एक है। वो इंसान अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए तुम उसके साथ क्लोज रहना। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें प्रोफेसर के सामने अपना गार्ड डाउन नहीं करना, स्पेशली शैंग। वो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। मेरे बहुत से एनिमीज है और सिर्फ भगवान को ही पता है उनके दिमाग में क्या चलता रहता है। हो सकता है प्रोफेसर कुछ बच्चों को सैक्रिफाइस भी कर दे और ये भी हो सकता है तुम उनमें से एक हो। वो लोग मेरे स्टूडेंट्स को मारना चाहते हैं ताकि मैं ग्रैंड मास्टर ना बन सकूं। मुझे पता है तुम सब स्मार्ट हो और अगर तुम किसी खतरे में पड़े तो तब तुम पता करने का ट्राई करना कि ये कोइंसिडेंस है या फिर किसी की साजिश। उनकी बातें सुनकर फैंग सोचता है मुझे तो नहीं लगता हमारे प्रोफेसर हमें मारने का ट्राई करेंगे, मगर मुझे फिर भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। फिर वो कहता है मैं कैटाकॉम्ब के कारण से चिंता में नहीं हूँ, मगर अब मुझे फील हो रहा है कि मेरे दुश्मन हर जगह है। इसका मतलब कि मैं कहीं भी और कभी भी मर सकता हूँ। क्या आपके पास कुछ है जिस कारण से मैं जिंदा रह सकूं? जैसे कोई बुक जो किसी भी दुश्मन को एक ही अटैक में रोक दे। क्या कोई पावर एक्सप्लोजिव है जो मास्टर्स यूज करते हैं? ये सुनकर सरीना कहती है मुझे भी चाहिए, ऐसा करो तो मुझे लाकर दे देना। फिर फैंग उनसे पिल्स के बारे में पूछता है। तब सरीना उसे कुछ इलाइट वाइटलिटी पिल्स दिखाती है और बताती है कि इसे यूज करने के बाद तुम्हारा वाइटलिटी 2 गुना बढ़ जाएगा, मगर ये तुम्हें कुछ टाइम बाद एग्जॉस्ट भी कर देगा। अगर तुम अपनी वाइटलिटी इसके असर के खत्म होने से पहले निकाल दिए तो तुम जिंदा रह पाओगे, मगर इससे कुछ सीरियस इंजरीज भी हो सकते हैं। क्या तुम इसे अभी भी यूज करना चाहते हो? ये सुनकर फैंग हाँ में जवाब देता है और सोचता है ये पिल्स बहुत काम के आने वाले हैं और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होंगे, कम से कम 4 से 5 मिलियन के। अगर मैं इन्हें बेच दूं तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। फिर वो उनसे पूछता है क्या आप मुझे और पिल्स दे सकती है, क्योंकि इसे कोई और यूज करेगा तो सरवाइव तो नहीं कर पाएगा। तब वो कहती है कि मेरे पास इतने ही हैं, अब घर जाओ और जाकर प्रैक्टिस करो। अगर तुम मर गए तो हमारा स्कूल तुम्हारी फैमिली का ध्यान रख लेगा, अब तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ। ये सुनकर फैंग स्माइल करते हुए हाँ में जवाब देता है। अब हम फैंग को देखते हैं जो कैटाकॉम्ब में जाने से पहले अपने फैमिली से मिलने जाता है और डायरेक्ट युवान के स्कूल जाता है जहाँ उसका लास्ट एग्जाम था। युवान की दोस्त उसे देखकर ग्रीट करती है और उसे लीडर बुलाती है। ये सुनकर फैंग पूछता है लीडर? तब युवान कहती है मैं इनकी लीडर हूँ और तुम डिप्यूटी लीडर हो। तब वो पूछता है तुम्हारे पास कितने मेंबर्स है? तब वो बोलती है 108। ये सुनकर फैंग शॉक्ड होता है और सोचता है कहीं ये अपना खुद का कंट्री तो स्टार्ट नहीं करने वाली। फिर उसकी बहन पूछती है क्या तुम ठीक हो? तब फैंग उसे ले जाते हुए कहता है तुम इतनी इंटेलिजेंट कब बन गई? जिसपे वो कहती है वो सभी खुद मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, ना कि मैंने उन्हें फोर्स किया है। मैंने तो क्लब भी नहीं बनाया था, उन लोगों ने खुद ही बनाया और मुझे अपनी हेल्प करने को बोला। फिर उन लोगों ने सभी से एंट्री फी लिया और हमारी फैमिली को दे दिया। ये सुनकर फैंग उसका गाल खींचने लगता है। तब फैंग पूछता है तुमने अभी तक अपना दिमाग बदला नहीं है? जिसपे वो कहती है अरे मैंने पैसे लेने से मना कर दिया था। उन लोगों ने कहा कि अगर मैं पैसों को रिफ्यूज कर रही हूँ इसका मतलब कि मैं भी उन्हें रिफ्यूज कर रही हूँ, और वो सभी स्कूल गेट के बाहर रोने लगे थे। तब फैंग कहता है सुनने में अच्छा लग रहा है, मगर तुम इतने पर्सन्स को कैसे हैंडल करोगी? लगता है मुझे इस बारे में अंकल टैन को बताना पड़ेगा। ये सुनकर युवान बोलती है मगर अंकल टैन ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि मैं उनकी बेटी को अपने क्लब में ले लूं। उसकी बात सुनकर फैंग हार मानते हुए कहता है ठीक है, मगर तुम स्ट्रेंजर से दूर रहो और उन लोगों के साथ ज्यादा काइंड मत बनना। तब वो हाँ बोलती है, जिसपे फैंग उसे अपना लाया हुआ गिफ्ट देता है, जिसे देखकर युवान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी आंखें चमकने लगती है। मगर गिफ्ट खोलते ही उसके फेस पर उदासी छा जाती है। उस गिफ्ट के अंदर कुछ और नहीं बल्कि बुक्स होते हैं। तब फैंग कहता है इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बैट टेक्निक्स है, तुम अब बच्ची नहीं रही, तुम्हें इन सभी चीजों को पढ़ना चाहिए। जब तुम रियल मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगी तब तुम पियर्सिंग सीख सकती हो, उसके बाद एक्सप्लोसिव डैगर और ब्लड एरो। उस टाइम तक तुम लेवल 3 या 2 तक पहुंच चुकी होगी। अगर तुम ग्रेटेस्ट वॉरियर बनना चाहती हो तो तुम्हें मेरे स्कूल में जाना चाहिए, ना कि नानजियांग में। लेकिन अगर तुम नानजियांग जाओगी तो तुम्हारी हेल्प वॉन्ग कर देगा, वो एक बेस्ट टीचर है। और अगर तुम मेरे स्कूल आओगी तो तुम सरीना की हेल्प ले लेना। फिर फैंग सीरियस होते हुए कहता है कि अभी तुम बहुत छोटी हो और मॉम डैड का ध्यान नहीं रख पाओगी।
तब वो पूछती है तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो। तब फैंग कहता है मैं घर से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं मरने के बारे में सोच नहीं रहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊंगा। ये सुनकर युवान उसे गले लगाते हुए कहती है मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम बस सेफ रहो। तब फैंग कहता है जब मैं तुम्हें अगली बार मिलूंगा तब तुम्हें इससे लंबा होना पड़ेगा और तुम्हें इस जनरेशन का बेस्ट वॉरियर बनना पड़ेगा। ये सुनकर युआन हाँ में जवाब देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को उसके दोस्तों के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। तब फू कहता है किसी को भी कैटाकॉम को लेकर स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, हम सबके सब फाइटर्स है और फाइट करना हमारा डेस्टिनी है, रिलैक्स करो और एंजॉय करो। उसकी बात सुनकर ली बोलता है तुम रिलैक्स हो सकते हो लेकिन हम नहीं, तुमने कहा कि हम फाइटर है, इसका मतलब हमें अपने लाइफ को रिस्क पे लगाना चाहिए। तब फैंग कहता है सरवाइव करने में क्या दिक्कत है। तब फैंग बोलता है सरवाइव करने में क्या दिक्कत है, तुम्हें अंदर जाना है और अपना दिमाग यूज करना है सरवाइव करने के लिए, और तुम्हें वहाँ के इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीखना भी है। मुझे वहां पर कोई स्टूपिड हीरोइक शो नहीं चाहिए, तुम लोगों को अपना और अपने साथियों का ध्यान अच्छे से रखना है। तभी वो सभी एक कपल को वहां से जाते हुए देखते हैं। तब फू पूछता है क्या तुम सभी ने अपना पार्टनर ढूंढने के बारे में सोचा है। फैंग तुम सबसे पहले बताओ कि तुम्हारा टाइप क्या है। तब फैंग पूछता है कि आखिर मैं ही सबसे पहले क्यों बताऊं, जिस पे फू कहता है क्योंकि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। फिर वो बताना शुरू करता है और कहता है कि मुझे कोई काइंड फिर वो बताना शुरू करता है और कहता है कि मुझे कोई काइंड लड़की चाहिए, एक मार्शल आर्टिस्ट ज्यादा बेटर रहेगी और उसके और मेरे अंदर बहुत कुछ कॉमन होना चाहिए मगर ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं चाहिए। ये सुनकर जी ब्लश करने लगती है। फिर लुई कहती है जो लंबा गुड लुकिंग और स्ट्रांग होना चाहिए, मेरे पेरेंट्स ने कहा है, जिसे कुकिंग फोटोग्राफी आनी चाहिए। तब फू कहता है चलो अब कोई और बताओ। फिर लुई और जी कहती है मेरा कोई टाइप नहीं है। तब फू कहता है मुझे कोई गुड लुकिंग चाहिए जिसका फिजिक अच्छा हो, वो मार्शल आर्टिस्ट हो या फिर नहीं मुझे इससे मतलब नहीं। फिर ली कहता है बोलने की बारी मेरी थी मगर तुम क्यों बोल रहे हो। इधर फू लुई की बॉडी को देखने लगता है और ये बात लुई को पता चल जाती है और वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो लोग खाने पर कंसंट्रेट करते हैं जिस पर फू वाइन को देखते हुए सोचता है एक वॉरियर को ड्रिंक तो नहीं करना चाहिए मगर मेरे ग्रैंडफादर ने कैटाकॉम में जाने से पहले ड्रिंक किया था। फिर वो ड्रिंक करने लगता है मगर उसे उसका टेस्ट बहुत बेकार लगता है, जिस पे फैंग पूछता है कि वैसे तुम्हारे ग्रैंडफादर कौन हैं, तुमने उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। तब वो कहता है वो जिंगू स्कूल के 6th हेडमास्टर है। ये सुनकर फैंग हैरान होते हुए पूछता है तुम्हारे ग्रैंडफादर स्ट्रॉन्ग है तो तुम इस स्कूल में क्या कर रहे हो। फैंग की बात सुनकर फू बोलता है एक बार तुम जी को देखो, इसके ग्रैंडफादर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक हेडमास्टर है जिंगू स्कूल के, मगर ये भी तो यहीं पर है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी तरह है क्योंकि वो सभी अपने फादर के स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं, वो सब नहीं चाहते अपने फैमिली के डेथ को विटनेस करे। तुम्हें पता ही होगा सरीना के साथ क्या हुआ था, अगर उनकी बेटी मास्टर के सामने नहीं मरती तो शायद आज उनके बीच सब कुछ सही होता। मेरे ग्रैंडफादर नहीं चाहते कि मैं एक वॉरियर बनूं मगर मैं बना और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, मगर अब मुझे कैटाकॉम के बारे में पता चला तो मुझे समझ आया वो सब नहीं चाहते कि मैं मारा जाऊं। कैटाकॉम हमारी दुनिया की तरह नहीं है बल्कि बहुत ही अलग है, मतलब मैं उस जगह को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मुझे मरने से बहुत ज्यादा डर लगता है, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है। फिर ली कहता है वहाँ पर लेवल 2 के बहुत से स्टूडेंट होंगे जो मास्टर के द्वारा हैंडल कर पाना मुश्किल होगा। तब फैंग खाते हुए कहता है मुझे नहीं पता मैं वहाँ पर सरवाइव कर भी पाऊंगा या नहीं, मगर मुझे पता है खतरा हर जगह है जैसे नेचुरल डिजास्टर, कार एक्सीडेंट, फूड पॉइजनिंग और फॉलिंग एक्सेट्रा। मैं अभी हंस रहा हूँ और ये भी हो सकता है कि अगले 10 सेकंड में मैं यहाँ पे मारा जाऊँ। मुझे बहुत ही खुशी है कि हम आज यहाँ पर बैठकर आराम से बातें कर पा रहे हैं, वो भी डिनर करते हुए। अभी हम सब सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, वो है सरवाइव करना। ये सुनकर सब स्माइल करते हुए हाँ में जवाब देते हैं। फिर वो सब ड्रिंक टॉस करते हैं। अब वो दिन आ जाता है जब उन्हें कैटाकॉम में जाना था। स्कूल का हेडमास्टर वहाँ पर आकर बोलता है आज तुम सब यहाँ पे खड़े हो और तुम सभी चाइना के फ्यूचर भी हो। मैं नहीं चाहता कोई भी कैटाकॉम में जाए मगर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, फाइट से दूर भागना एक फाइटर का काम नहीं होता। कैटाकॉम की मिलिट्री पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और तुम सब अब तक के फाइनेस्ट फाइटर हो और ये तुम सबकी ड्यूटी बनती है। हमारे स्कूल के टीचर और स्टूडेंट की तरफ से तुम सबको गुड लक। मैं उम्मीद करता हूँ किस्मत तुम्हारा साथ दे। सैल्यूट टू एवरीवन। ये सुनकर सब जोश में आते हुए सैल्यूट करते हैं। तब टीचर लायन सभी को चलने का ऑर्डर देते हैं। तब सभी स्टूडेंट बस में बैठ जाते हैं और बहुत सारे वेपन्स और मशीन भी वहां से निकल जाते हैं।
और कैटाकॉम के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। वहां के कमांडर उनसे उनका नेम प्लेट और सर्टिफिकेट दिखाने को बोलते हैं और बताता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। फिर सभी की चेकिंग होती है और दूसरा ऑफिस जाकर रिपोर्ट करता है सब कुछ ठीक है। तब कमांडर चिल्लाते हुए कहते हैं, ये मिशन हम अपने कंट्री के लोगों के लिए कर रहे हैं, हमें इसमें जीतना होगा किसी भी हाल में। ये सब सुनकर फू कहता है, ये सब बातें सुनकर तो मुझे स्ट्रेस होना शुरू हो गया है। तब बाकी सभी भी हाँ में जवाब देते हैं। तब फैंग उन्हें काम डाउन होने को बोलता है और अंदर जाते हुए फैंग लायन से पूछता है, क्या ये एंट्रेंस है? तब वो कहते हैं, ये तो मेटल का दरवाजा है, ये हमने ट्रेस पासर को अंदर जाने से रोकने के लिए बनाया है। ये रैंक ए का लॉय है और इसके अंदर है एंट्रेंस। तब फैंग उसे टच करते हुए पूछता है, मगर हमारे पास तो रैंक ए का अलॉय है ही नहीं। तभी एक आदमी आकर पूछता है, क्या तुम्हें दरवाजा चाहिए? तब फैंग खुश होते हुए बोलता है, हाँ मुझे ये चाहिए। जिस पे वो कहता है, तब तो तुम्हें बहुत ही हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वो फैंग को बताने लगता है, अंदर की दुनिया में कुछ भी खास नहीं है जो बाहर की दुनिया में है। ये सुनकर लायन उस पर गुस्सा होने लगते हैं। तब वो कहता है, क्या हुआ, हम दोनों एडल्ट है, हम सब ये सभी बातें कर सकते हैं। फिर वो आदमी सभी को लाइन अप करवा के अंदर ले जाता है। इस बंदे का नाम किम है। अंदर जाकर फैंग एक चमकते हुए एंट्रेंस को देखता है और कहता है, फाइनली हम कैटाकॉम के पास आ ही गए। फिर सभी लोग एक एक करके अंदर जाने लगते हैं। फैंग को अंदर जाते ही एक अलग ही एनर्जी का एहसास होता है। तब लायन पूछते हैं, क्या तुम एनर्जी को फील कर सकते हो? जिस पे वो कहता है, हाँ मैं इस एनर्जी रेडिएशन को फील कर सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्या मैं इस एनर्जी को कैप्चर भी कर सकता हूँ। ये सुनकर लायन उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, कोशिश भी मत करना, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितने स्ट्रांग हो। अगर तुमने यहाँ पर अपने स्पिरिट एनर्जी का यूज किया तो ये गेट अनबैलेंस हो जाएगा। इस गेट को बैलेंस होना पड़ता है, नहीं तो इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता। टियान नाम कैटाकॉम अभी खतरे में था लास्ट ईयर, क्योंकि कुछ मास्टर्स ने स्पिरिट एनर्जी का यूज करके गेट बंद करने का ट्राई किया था। वो कैटाकॉम के अंदर से लोगों को बाहर आने से रोकता है। तब फैंग पूछता है, तो हम क्यों ना ऐसा करने दे, इससे हमारा एनिमी हमारे पास नहीं आ पाएगा और लोग भी अंदर जा पाएंगे। और क्या हम कैटाकॉम को पूरी दुनिया से आइसोलेट नहीं कर सकते? तब लायन कहते हैं, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। ये गेट समय के साथ स्ट्रांग होता है और बाद में एक स्टेबल कनेक्शन बना लेता है। फिर वो सब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। फैंग आसमान में देखते हुए कहता है, अच्छा यही है सोलर कैटाकॉम। फिर सभी लोग वहां पर इतने बड़े जगह को देखकर शॉक्ड होते हैं। ओके, तो इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।